हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई सब लोग? बोलो। बहुत अच्छे हैं सर, है ना? तो अच्छे हो इसीलिए एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है अपना, भारत के उद्योग। और ये जो भारत के उद्योग का जो पार्ट है ना, इस पार्ट से प्रश्न आते हैं बेटा, है ना? और ये जो प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे फैक्ट वाले प्रश्न आते हैं, फैक्ट, है ना? तो फैक्ट का टॉपिक है अपने को, बस इसको समझना है, अच्छे से समझना है कि कौन सा उद्योग किसमें आता है और कौन से उद्योग से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, है ना? तो देखो मैं आपको बताता हूँ। जब हम शुरुआत करते हैं कि भारत के उद्योगों की, ज्यादा लंबी क्लास नहीं बनाएंगे भाई अपनी, इसको बिल्कुल शॉर्ट में छोटी सी क्लास होगी जिसको आप आते जाते कहीं भी ट्रेवलिंग कर रहे हो तब भी आप इसको आराम से देख सकते हो, और घर पे अगर आराम से कुछ खाना पीना कर रहे हो तब भी आप इसको आराम से देख सकते हो। तो बड़ी क्लास नहीं बनाएंगे भाई, है ना? देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं भारत के उद्योग, और भारत के उद्योगों को मुख्यतः अपन 5 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं, सबसे पहला जो पार्ट है वो हम कहते हैं कि कृषि आधारित, या या इसको हम कह सकते हैं कि इनका जो कच्चा माल जो प्राप्त होता है वो किससे होता है? कृषि उत्पादों से, है ना? तो इसको अपन कह सकते हैं कृषि आधारित उद्योग। और कृषि आधारित उद्योग का मतलब सीधा सा यही है कि जो भी कच्चा माल मिलता है वो कहां से मिलेगा? कृषि उत्पादों से मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सूती वस्त्र उद्योग है, दूसरा है चीनी उद्योग जिसे अपन खांडसारी उद्योग भी कहते हैं, और जूट उद्योग, है ना? जूट उद्योग। इसके अलावा जब मैं बात करता हूं वन आधारित उद्योग, है ना, तो इसमें कागज उद्योग है, दिया सलाई उद्योग है और रेशम उद्योग है ना? नेक्स्ट अपन बात करते हैं खनिज आधारित उद्योग। इसका मतलब इनका जो कच्चा माल होगा वो खनिजों से प्राप्त होगा, है ना? और खनिज का जो वीडियो हमने बना रखा है, जो क्लास हमने अपलोड कर रखी है, उसमें आप ध्यान से देखिए। उसमें मैंने बताया था लौह अयस्क, है ना, धातु और अधातु खनिजों को हमने बांटा था धात्विक और अधात्विक, है ना? तो धात्विक जो खनिज होते हैं उसमें हमने पढ़ा था लौह इस्पात। तो लौह इस्पात उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है, सीमेंट उद्योग है और कांच उद्योग है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं रसायन आधारित उद्योगों में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रासायनिक उर्वरक बनाने के कारखाने हैं, पेट्रो रसायन है, औषधि निर्माण उद्योग है, और लास्ट में जो भी पार्ट अलग बचता है इससे, है ना, जैसे उनको हम डाल देते हैं अन्य उद्योगों में। तो जलयान निर्माण उद्योग है, वायुयान निर्माण उद्योग है, रेल उद्योग है, मोटर गाड़ी उद्योग है, मशीनीकरण उद्योग है और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है। यहां से इस वाले पार्ट से हर एग्जाम में, यहां से हर एग्जाम में प्रश्न आता है भाई, है ना? यहां से जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों से प्रश्न आता है, मशीनीकरण उद्योगों से कि रेलवे के डब्बे कहाँ बनते हैं, मोटर गाड़ी उद्योगों से है कि दोपहिया वाहनों की फैक्ट्री कहाँ कहाँ है, रेल उद्योग है, वायुयान जो हम निर्माण करते हैं, वायुयान जिनका निर्माण करते हैं, और जलयानों का जो निर्माण करते हैं, इनसे हमसे यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसको अपने एक एक को बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, है ना? बड़ी डिटेल से अपने एक एक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन एक एक उद्योग को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लौह इस्पात उद्योग से, है ना? तो सबसे पहले अपने स्टार्ट किसको करेंगे? लौह इस्पात। उसके बाद पढ़ेंगे एल्यूमिनियम, उसके बाद सीमेंट उद्योग और उसके बाद कांच उद्योग, है ना? तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लौह इस्पात उद्योग। और लौह इस्पात उद्योग जो है, यह उद्योग भारत का सबसे बड़ा खनिज आधारित उद्योग है। कौन सा है? खनिज आधारित उद्योग। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि भारत की जो जीडीपी है, उस जीडीपी में सबसे ज्यादा जो योगदान देता है वो कौन सा है? लौह इस्पात उद्योग। यानी कि जब पूछा जाए आपसे कि भारत में पहला संयंत्र कहां लगा था, तो आप बता सकते हो कि पहला संयंत्र जो लगा था वो बराकर आयरन वर्क्स कुल्टी जगह थी, कुल्टी, और ये जगह कहां है? पश्चिमी बंगाल में स्थापित किया गया था। बता सकते हो 1874 में, 1874 में बराकर आयरन वर्क्स कुल्टी पश्चिमी बंगाल में भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया, है ना? तो यहां से प्रश्न बनते हैं भाई, है ना? मैंने बिल्कुल व्यवस्थित आपको ये चीजें मिलेंगी,
क्योंकि मैंने बहुत सी एग्जाम्स में देखा है कि बच्चों को समझ नहीं आता कि कौन सा इस्पात संयंत्र कब स्थापित हुआ था, कौन सा स्वतंत्रता से पहले हुआ था, कौन सा स्वतंत्रता के बाद हुआ था। तो यहाँ बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने बड़ी व्यवस्थित स्लाइड बनाई है भाई, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह इस्पात संयंत्र। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये तो पता है ना कि स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्र हुआ और कब हुआ था, 1947 में हुआ ना। तो उससे पहले भी भारत में लौह इस्पात संयंत्र थे, तो वो कौन कौन से थे, है ना। तो पहला था बराकर आयरन वर्क्स, जो जो भारत का पहला पहला लौह इस्पात संयंत्र था, कुल्टी में स्थापित। दूसरा था टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, जमशेदपुर झारखंड, और 1907 में निजी क्षेत्र का, है ना, निजी क्षेत्र का पहला पहला संयंत्र था भाई जमशेदपुर। और जमशेदपुर में 1907 में। बहुत एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि टिस्को की स्थापना कहां और कब हुई, तो आपको बताना है टिस्को की स्थापना जमशेदपुर झारखंड में हुई और 1907 में हुई। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे, क्यों, क्योंकि जब मैंने आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ाई थी तो मैंने बिल्कुल बाकायदा आपको ये लिखवाया था कि जमशेदपुर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट अपने से पूछा जा सकता है हीरापुर आयरन वर्क्स आसनसोल पश्चिम बंगाल में 1908 में स्थापित हुआ। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो है ये बर्नपुर पश्चिमी बंगाल में 1918 में स्थापित हुई। और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स जो है ये भद्रावती कर्नाटक में 1923 में। ये वही विश्वेश्वरैया है जो जो नाम राहुल गांधी को नहीं आया था भाई। माननीय जो हमारे युवा कांग्रेस के नेता हैं उनसे ये नाम बोला नहीं गया था, तो ये वही है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स भद्रावती कर्नाटक 1923 में। देखो अब हुआ क्या कि जब ये अच्छी तरह से अपना काम नहीं कर रहे थे तो सन 1936 में इस बराकर को और हीरापुर को यानी कि कुल्टी और आसनसोल दोनों को शामिल कर दिया एक जगह और इसका नाम रखा इसको। क्या नाम रखा इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, है ना। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता से पहले भारत में टोटल लौह इस्पात संयंत्र थे 5, जिसमें सबसे पहले था बराकर, दूसरा टाटा आयरन एंड स्टील, तीसरा था हीरापुर, नेक्स्ट था इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी और लास्ट था विश्वेश्वरैया। अब हुआ ये कि इंडियन में इसको में शामिल किसको कर दिया, बराकर और हीरापुर को। किसको, बराकर और हीरापुर को कब शामिल किया, 1936 में। कब शामिल किया, 1936 में। यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में किसको शामिल कर दिया, बराकर को और हीरापुर को। समझ गए, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उद्योग के प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए 1973 में 1973 में सेल की स्थापना की जाती है, सेल की, है ना। और सेल की फुल फॉर्म जो है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि सेल की स्थापना कब होती है और इसकी फुल फॉर्म, है ना। तो आपको याद रखना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो इस्पात उद्योग हैं उनका नियंत्रण करने के लिए सेल की स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात संयंत्र। तो सबसे पहला था राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र उड़ीसा में, जो कि जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। दूसरा था भिलाई लौह इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में, जो कि रूस की सहायता से लगाया गया। नेक्स्ट था दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था, ब्रिटेन की सहायता से। और ये जो तीनों थे, ये तीनों राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, तीनों 1955 में
और दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसे लागू किया गया था। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो भारत की पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी शुरुआत कब होती है? 1951 में। कब होती है? 1951 में। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना आती है उसमें क्या होता है कि राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर तीनों की स्थापना की जाती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। अब देखो, बोकारो जो है ये झारखंड में रूस के सहयोग से 1964 में स्थापित हुआ था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना। फिर आ जाओ, सेलम जो है लौह इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में है और गोपालपुर जो है वो उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है और विजयनगर जो है वो हम्पी कर्नाटक में है ना। हम्पी साम्राज्य हुआ था, उसी हम्पी जगह पे विजयनगर जो लौह इस्पात संयंत्र है वो कर्नाटक में स्थित है। अब देखो, आपकी जो भी एग्जाम होती है उस एग्जाम में जहां जहां तक 90% की संभावना है वो ये रहती है कि राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो से ही प्रश्न आता है ना। कंफर्म आता है, हर एक एग्जाम में आता है। कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, या तो वो पूछता है इनकी लोकेशन कि कौन से राज्य में है, या आपसे पूछता है इनका सहयोग जो किया, किस देश के सहयोग से स्थापित हुए थे। यहां से कंफर्म प्रश्न आता है। और अगर ज्यादा डीपली जाएगा तो वो पूछता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना या किस वर्ष। तो इसको याद करने के लिए हमने एक जुगाड़ बनाया हुई है ना। तो हम कह सकते हैं कि एक शब्द याद रखना, भीरूराज दुबे। भीरूराज दुबे, ये 3 अक्षर हैं, याद रखना भाई, है ना। तो इनको याद कैसे रखोगे? ये है आपकी भिलाई, है ना। कौन सा है? भिलाई। और भिलाई है कहाँ? कहाँ है भिलाई? है छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। तो भीरू से क्या याद रखोगे? भिलाई और रूस, है ना। भिलाई और रूस। अब आ जाओ, राज से आपको याद रखना है राउरकेला। क्या याद रखोगे? राउरकेला। और राउरकेला और राज से क्या याद रखोगे? जर्मनी। जर्मनी। क्या याद रखोगे? जर्मनी। तो आपको 2 याद हो गए, भिलाई रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। और राउरकेला जो है ये कहां स्थापित है? उड़ीसा में। फिर आ जाओ दुबे। दुबे से याद रखोगे दुर्गापुर। दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में है और किस देश के सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। ब्रिटेन के सहयोग से। तो मैंने आपको याद करवा दिया कि भीरूराज दुबे भिलाई रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुए थे। इसके अलावा जब मैं बोकारो की बात करता हूं तो आप सिंगल है, अलग से याद कर लेना, बोकारो झारखंड रूस के सहयोग से। यहां से हर एग्जाम में प्रश्न आता है। नेक्स्ट इनकी अपन स्थिति देखते हैं। नेक्स्ट अपन इनकी स्थिति देखते हैं कि भारत के मैप पर जब हम इसको देखें तो हमें कैसे ये संयंत्र समझ आनी चाहिए, है ना। तो मैंने डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास किया है। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमने कहा कि कर्नाटक में 2 संयंत्र हैं, एक है विजयनगर लौह इस्पात संयंत्र और एक है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, है ना। तो एक जो संयंत्र है वो स्वतंत्रता से पहले स्थापित था और एक स्वतंत्रता के बाद, यानी कि कर्नाटक में 2 हैं। विजयनगर लौह इस्पात संयंत्र हम्पी कर्नाटक में और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स भद्रावती में। कहाँ था? भद्रावती में। और जब मैं विश्वेश्वरैया की बात करता हूं तो इसकी स्थापना कब होती है? 1923 में। कब होती है? 1923 में। यानी कि कह सकता हूं कि विश्वेश्वरैया आयरन वर्क्स जो है ये स्वतंत्रता से पहले स्थापित हुआ था। ठीक है, अब आ जाओ, तमिलनाडु में सेलम इस्पात संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। इसके बाद मैं कह सकता हूं कि विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आराम से आप बता सकते हो, सेलम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये दोनों जो थे ये
ये स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुए थे भाई, है ना। इसके बाद मैं जब बात करता हूँ, गोपालपुर इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है, और राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से। और इसके बाद जब मैं बात करता हूँ, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, रूस के सहयोग से। और बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड, रूस के सहयोग से। और दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में संयंत्र है, ब्रिटेन के सहयोग से। लेकिन जब अपन बात करते हैं बराकर और हीरापुर, कौन कौन से, बराकर और हीरापुर दोनों पश्चिम बंगाल में है, दोनों जो है वो पश्चिम बंगाल में है। और टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स जो है ये झारखंड में है भाई। टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स जो है जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी, वो कहाँ है, झारखंड, जमशेदपुर में। तो जमशेदपुर झारखंड में दो संयंत्र है, टाटा आयरन एंड स्टील और दूसरा है बोकारो। याद रखोगे ना, पहला है बोकारो है ना, याद रखना बोकारो। और किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। कब स्थापित हुआ था, 1964 में। कब स्थापित हुआ था, 1964 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद में दुर्गापुर की तो बात करते हैं, तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में, ब्रिटेन में। और बराकर हीरापुर दोनों पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला उड़ीसा में है, उड़ीसा में दो हैं, राउरकेला और गोपालपुर। और दो कहाँ हैं, उड़ीसा में है। और दो ही जो हैं वो है झारखंड में। और तीन जो हैं पश्चिम बंगाल में, एक है छत्तीसगढ़ में, एक है आंध्र प्रदेश में, एक है तमिलनाडु में, और दो हैं कर्नाटक में। तो ये मैप आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, है ना। और इसको बड़े ध्यान से जब आप देखोगे तो यही आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे, इनको बार बार रटने की जरूरत नहीं है। तो एक शब्द याद रखना, भीरू भाई राज दुबे। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जब मैं बात करता हूं कि भारत में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना 4 क्षेत्रों में की गई है ना। यानी कि जब अपन उद्योगों की अवस्थिति की बात करते हैं तो इनकी अवस्थिति से लेकर आर्थिक भूगोल जो है अपना, उसमें यहाँ इनकी अवस्थिति को लेकर बहुत सारे थॉट चलते हैं भाई। लेकिन जब मैं बात करता हूँ लौह इस्पात उद्योग की, तो उसमें हम कह सकते हैं कि भारत के जो उद्योग हैं वो टोटल 4 क्षेत्रों में है। पहला जो है कोयला, इसका मतलब ये हुआ जहां कोयला है, यानी कि उस उद्योग के पास में कोयला है। दूसरा आदर्श क्षेत्र, यानी कि वहां कोयला भी है, वहां श्रम भी सस्ता है, इसके अलावा ऊर्जा के संसाधन भी हैं और जल संसाधन भी हैं। यानी कि आदर्श जगह देखकर जो उद्योग स्थापित किया है उसको कहते हैं आदर्श क्षेत्र। दूसरा हम कह सकते हैं जहां लौह अयस्क हमें मिला है उसे कहते हैं लौह अयस्क क्षेत्र। और तीसरा हम कह सकते हैं कि विदेशों में निर्यात करने के लिए तटीय क्षेत्रों में जो उद्योग स्थापित किए हैं उनको अपन कह सकते हैं तटीय क्षेत्र। तो सबसे पहले कोयला क्षेत्र में कुल्टी, हीरापुर, बर्नपुर लौह इस्पात संयंत्र जो है पश्चिमी बंगाल का, ये कोयला क्षेत्र में स्थापित है। क्यों? क्योंकि जब अपन बात करते हैं रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल का है, तो यहां से इनको कोयला प्राप्त होता है। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी बंगाल का है, और बोकारो जो लौह इस्पात संयंत्र झारखंड का है ना, झारखंड का। टिस्को जो है ये आदर्श स्थिति में है। और लौह अयस्क क्षेत्र में राउरकेला है, भिलाई है, सेलम है, विजयनगर है और विश्वेश्वरैया है। क्यों? क्योंकि जब मैं विश्वेश्वरैया की बात करता हूं तो बाबा बुदन की पहाड़ियों से लौह अयस्क निकलता है, और उस लौह अयस्क को न्यू मैंगलोर बंदरगाह से विदेशों में भेजा जाता है। तो ये जो विस्को है ये लौह इस्पात संयंत्र में स्थापित किया गया है। और तटीय क्षेत्र की जब बात करते हैं तो विशाखापट्टनम है और गोपालपुर है। क्यों? क्योंकि विशाखापट्टनम जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है, और यहाँ से आराम से विदेशों के साथ व्यापार किया जा सकता है। तो इसी के साथ आपकी ये क्लास आज यही कंप्लीट होती है। कल अपन नए उद्योग के साथ, नई ऊर्जा के साथ कल मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।